नमस्कार। भारतीय संविधान की इस पहली क्लास में आपका स्वागत है। हम शुरुआत करते हैं प्रस्तावना से। तो इस वीडियो लेक्चर में हम केवल प्रस्तावना के इंट्रोडक्शन, उसे याद करेंगे और उसका बैकग्राउंड क्या था, इस पर फोकस करेंगे। तो प्रस्तावना के तत्व कौन कौन से हैं और प्रस्तावना के अंगीकरण की प्रक्रिया क्या रही, क्या इसे बनाने से पहले विदेशी संविधानों का इस पर प्रभाव पड़ा और विद्वानों का इसको लेकर क्या विचार रहा, प्रस्तावना के कार्य क्या है, क्या प्रस्तावना से हम मतलब निकालते हैं और क्या नहीं, और इसके अलावा प्रस्तावना के शब्दों का हम अर्थ देखेंगे, केवल एक परिचय मात्र, क्योंकि अगले वीडियो में हम इसका एक एक वर्ड का डिटेल में देखेंगे जो कि आगे के उपबंधों को समझने में हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यह है हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका। प्रियम्बल। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब सॉवरेन, समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष, सेक्युलर, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक और गणराज्य मतलब रिपब्लिक, यह भारत को हम ऐसा बनाना चाहते हैं। भारत ऐसा है और हम इसे ऐसा ही बनाना चाहते हैं। तो ये किसका फीचर है? भारत के लिए उद्देश्य। और भारत के नागरिकों को क्या प्राप्त कराने के लिए, इस उद्देश्य से हम न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता मतलब जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी, इन चार उद्देश्यों की बात करते हैं और दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति माघ 6 शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या था कि फोकस करेंगे इसको याद रखने में। तो हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, किस उद्देश्य से इस संविधान को हमने लिखा है, उसे देखते हैं। देखिए, इसको अलग याद रखिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, गणराज्य। जब संविधान बना था तो उस टाइम मेन टर्म बस यही यूज हुई थी कि हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाना चाहते हैं। लेकिन 42वें संशोधन 1976 में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष दो चीजें और ऐड कर दी गई। इसी के साथ में यहाँ पर राष्ट्रीय एकता के साथ में हमने अखंडता को ऐड कर दिया। तब याद रखना बहुत इजी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ऐसे याद रख सकते हैं सब लोग। मतलब से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लो से लोकतांत्रिक और गे से गणराज्य, सब लोग हैं यहाँ पर भारत के लोग जो बना रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है कि ट्रिक कभी यूज ना करें, लेकिन जब तक वो आपको कंटेंट याद नहीं हो जाता तब तक आप थोड़ा ट्राई मार सकते हैं। और समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये दो चीजें अब अपने आप याद रह जाएंगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं। आजकल एक थोड़ा ट्रेंड है कि आपको सीक्वेंस पूछा जाता है कि किस प्रकार का वहां पर उद्देशिका में लिखा हुआ। तो पहले आएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। इसके बाद में हम बात करते हैं न्याय। तो पहले आप याद रखिए इनको कि पहले क्या आएगा, न्याय, उसके बाद में स्वतंत्रता, उसके बाद में समता और उसके बाद में बंधुता। तो एक तो इनका सीक्वेंस याद रखिए, इन चारों का। 2-3 बार आरपीसी ने भी पूछ लिया है पिछले कुछ 2-3 सालों के एग्जाम्स में। तो न्याय के बाद में स्वतंत्रता और उसके बाद में समानता और बंधुता। अब याद करते हैं कि न्याय कितने प्रकार के, 3, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। इसमें तो याद रखने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो आपके 2-3 बार अगर अच्छे से पढ़ोगे तो मुंह पर भी आ जाएगा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जब न्याय की बात की जाती है तो साधारणतः इन्हीं शब्दों का यूज होता है और इसी सीक्वेंस में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब 5 स्वतंत्रताएं हैं,
इनको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि व्यक्ति को सबसे पहले विचार आता है तो उसे वो अभिव्यक्त करना चाहता है, तो अभिव्यक्त करता है तो उसे एक विश्वास पैदा होता है, और विश्वास से धर्म और उपासना में स्वतंत्रता उसको चाहिए। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, इनको साथ में याद रखिए। और लास्ट में धर्म और उपासना। जब कभी कुछ लंबे स्टेटमेंट हो तो उनको तोड़ना सीखिए, याद करने में काफ़ी आसानी रहती है। विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, और धर्म और उपासना लास्ट में है। समता, एक तो प्रतिष्ठा और अवसर की। प्रतिष्ठा मतलब जो अभी उसके पास है वो बाकी के समान होना चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा सबके समान होनी चाहिए, स्टेटस उसका। और अवसर की, फ्यूचर में भी उसको और आगे बढ़ने का भी सबके समान अवसर मिलना चाहिए। इसके अलावा ये तो थी नागरिकों के लिए। अब ऐसी बंधुता जो राष्ट्र के लिए भी और व्यक्ति के लिए भी कुछ करे, जैसे व्यक्ति के लिए गरिमा और राष्ट्र के लिए एकता और अखंडता सुनिश्चित करे। ऐसी बंधुता बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो आपको इसमें क्या क्या याद रखना है? एक तो ये चीज, फिर ये चीज दो, एक इनका भी सीक्वेंस, 3 चीजें याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं इसकी पृष्ठभूमि की ओर, कि प्रस्तावना किस प्रकार जुड़ी। देखिए, संविधान सभा की जो बैठकें शुरू हो गई थी 9 दिसंबर 1946 से। पहली बैठक ये थी, और पहले ही सेशन में जो 13 दिसंबर को बैठक थी उसमें नेहरू जी ने इसे प्रस्तावित किया था फर्स्ट सेशन में, लेकिन पारित उस समय नहीं किया था। उस समय टंडन जैसे लोगों ने इनका समर्थन किया था, लेकिन पारित नहीं किया गया था। पारित के लिए उसे सेकंड अधिवेशन की टाइम दी गई थी, तो सेकंड अधिवेशन में इसे पारित कर दिया गया था 22 जनवरी को। ठीक है, तो प्रस्तावित हो गई है, उसके बाद में पारित हो गई है सेकंड सेशन में। और जो सबसे आखिरी सेशन था 10th सेशन, उसमें ये 17 अक्टूबर 1949 को द्वितीय वाचन के बाद में संविधान में भी ऐड हो गई। तो संविधान का प्रस्तावित होने वाला सबसे पहला चीज कौन सी थी? प्रस्तावना। और संविधान में जुड़ने वाली सबसे लास्ट चीज कौन सी थी? प्रस्तावना ही। तो आपको ये 3 डेट याद रखनी है, प्रस्तावित कब हुई थी, फिर उसके बाद में पारित कब हुई थी, और वाचन के बाद में उसमें आखिरी रूप से ऐड कब हुई थी। तो प्रस्तावना का अंगीकृत होना तुलनात्मक परिदृश्य, मतलब कि क्या इसका प्रभाव विदेशी संविधानों से भी पड़ा है? तो हाँ, क्योंकि ये कहा जाता है कि संविधान सभा के सदस्यों ने भी कहा है कि ये हमने अमेरिका से लिया है, कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ अमेरिका। लेकिन ऐसी स्टेटमेंट आयरलैंड के 1937 के संविधान में भी देखने को मिलती है। लेकिन जब संविधान सभा के सदस्यों का मानना यह है कि हमने ये अमेरिका से लिया है, तो जब क्वेश्चन ऐसा आए तो आपको उत्तर उसका यही देना है कि अमेरिका, ना कि आयरलैंड। अगर दोनों साथ में हो तो, अगर साथ में ना हो तो आयरलैंड। लेकिन जो प्रारूप है, पूरा प्रस्तावना का फॉर्मेट है, वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इससे लिया गया है प्रारूप, और इससे लिया गया है प्रस्तावना का विचार। क्योंकि आयरलैंड का इसलिए नहीं कह सकते कि आयरलैंड का खुद का ही इंस्पायर्ड था अमेरिका से। अमेरिका का पहला लिखित संविधान था जो सबसे पहले बना था, तो हमें इसका जवाब यही माना है, अमेरिका। और भारत की प्रस्तावना या उद्देशिका से अर्नेस्ट बार्कर के विद्वान थे, जो इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि 1961 में पब्लिश हुई थी, उसमें सेम यही उद्देशिका को उन्होंने अपने बुक के पहले पन्ने पर रखा था। अब देखते हैं प्रस्तावना को लेकर विद्वानों के क्या विचार हैं। के मुंशी कहते हैं कि ये संविधान की राजनीतिक कुंडली है, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है,
मतलब कि संविधान में आगे क्या लिखा जाने वाला है या उसको आप क्या पढ़ने वाले हैं, ये उसकी कुंडली है। और V.N. गॉडगिल, उद्देशिका की तुलना प्राचीन नाटकों के नांदी पाठ से की जा सकती है, क्योंकि प्राचीन नाटकों में एक नांदी पाठ हुआ करता था जो नाटक के शुरुआत में पढ़ा जाता था, जो कि एक परिचय के रूप में होता था उस नाटक के। तो ये उसी प्रकार से है। पंडित ठाकुरदास भार्गव के अनुसार उद्देशिका संविधान का सर्वाधिक अमूल्य भाग है, सबसे इम्पोर्टेंट भाग मानते हैं वो उनको। अब देखते हैं कुछ स्टेटमेंट जिन पर सभी विद्वान एग्री करते हैं। उद्देशिका हमारे संविधान की आत्मा है। उद्देशिका संविधान की कुंजी है। यह उत्कृष्ट गद्य काव्य नहीं बल्कि यह परिपूर्णता की तस्वीर है। और प्रख्यात न्यायविद संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला, इन्होंने कहा था कि संविधान का ये परिचय पत्र है। सुभाष कश्यप कहते हैं कि अगर संविधान शरीर है तो उद्देश्य को उसकी आत्मा है, उद्देश्य का आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है, और प्रस्तावना निर्देश है तो संविधान के विभिन्न अनुच्छेद उस तथ्य की सिद्धि के साधन है। मतलब उन्होंने संविधान की 3 विशेषताओं के बारे में बताया है कि एक तो अगर ये शरीर है, बॉडी है, तो ये उनकी सोल है, और अगर ये उसकी नींव है या आधारशिला है तो ये उस पर खड़ी एक अट्टालिका है या एक मोनोलिथ जैसी चीज है। और प्रस्तावना अगर निर्देश है तो ये बाकी के जो संविधान में अनुच्छेद हैं वो इसको तथ्य की सिद्धि के साधन है। मतलब ये इसी के अनुरूप आगे को कुछ उनको बताना चाहते हैं। तो सुभाष कश्यप का आपको अपने आप याद रह जाएगा कि उन्होंने 3-4 उनकी विशेषताएं बताई है। पालकीवाला परिचय पत्र कहते हैं, और इसके अलावा ठाकुरदास भार्गव अमूल्य भाग कहते हैं, नांदी पाठ कहते हैं गॉडगिल, और कुंडली कहते हैं राजनीतिक कुंडली K.M. मुंशी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि प्रस्तावना के कार्य क्या है और क्या नहीं। प्रस्तावना क्या है? ये जनता की भावनाएं और आकांक्षाएं जब संविधान बना था तब से लेकर आज तक की जो जनता की भावनाएं हैं, वर्तमान में भी यही माना जाता है कि इसमें जनता की भावनाएं हैं और वर्तमान जनता की आकांक्षाएं हैं। और उस समय जब संविधान बनाया था तो संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। इसमें वे उद्देश्य हैं जिन्हें संविधान स्थापित करना चाहता है और उनको आगे बढ़ाना चाहता है। संविधान के निर्वचन में सहायक है, मतलब इंटरप्रिटेशन में, उनकी व्याख्या करने में सहायक है। जहां संविधान के अनुच्छेदों की भावना अस्पष्ट हो वहां स्पष्टता लाता है। संविधान के किसी भी उपबंध में अगर व्याख्या करते समय एक से ज्यादा अगर मतलब निकलते हैं, उसके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं, तो आप संविधान की जो उद्देशिका है उसके अनुरूप उसकी व्याख्या करते हैं तो स्पष्टता आती है, आपको द्वंद्व से बाहर लाती है। लेकिन प्रस्तावना क्या नहीं है? एक तो ये न्याय और वाद योग्य नहीं है, उद्देशिका शक्ति का स्रोत नहीं है, और उद्देशिका विधानमंडल की शक्तियों पर प्रतिबंध और मर्यादा का स्रोत नहीं है। आसान भाषा में समझे तो प्रस्तावना पर आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है और यह मिला नहीं है या इस पर उपबंध नहीं है, और इस तरह से सरकार काम नहीं करे। ऐसी आप न्याय या कोई भी वाद नहीं खड़ा कर सकते प्रस्तावना को लेकर। दूसरी बात, उद्देशिका किसी भी सरकार के अंग या स्वायत्त तंत्र को शक्ति नहीं देती है, ना ही उसकी शक्ति छीनती है। तो ये ना तो शक्ति का स्रोत है और ना ही शक्ति का हंता है। तो इसके पास पावर कुछ नहीं है, ये केवल इंटरप्रिटेशन के लिए यूज होती है। मतलब संविधान में कहीं भी आप द्वंद्व में फंस जाओ तो उसकी व्याख्या करते समय आप संविधान की उद्देशिका को आगे रखिए और उसी के प्रकाश में आप उस अनुच्छेद को देखिए, तो आपका द्वंद्व दूर होगा और स्पष्टता आएगी, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है। अब आगे देखते हैं कि हमने भारत की संविधान की उद्देशिका एक बार की पढ़ ली है, सभी शब्दों को याद करने की अच्छी कोशिश भी कर ली है। अब अगले वीडियो में हम
जितने भी ये संविधान सभा के शब्द हैं उनका अर्थ क्या रखा गया था उस समय, और तब से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या क्या व्याख्याएं दी है और इनका क्या मतलब रहा है, वो देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।